नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्नप्लेक्स पर। जैसा कि हम लोग अभी मुख्य रूप से UPTET 2021 की तैयारी कर रहे हैं और उस संबंध में इस समय का जो हम लोगों का प्रकरण चल रहा है वो संधि से संबंधित प्रकरण चल रहा है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने संधि पढ़ी। संधि में उसके भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में जाना और फिर हम लोग स्वर संधि के भेदों का अध्ययन जो है कर रहे थे पिछले वीडियो में। आज भी उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। जो पहला भेद हमने दीर्घ संधि पढ़ लिया था उसकी थोड़ी सी चर्चा करते हुए फिर हम लोग अगले भेद पर चलेंगे। तो पहले थोड़ी सी चर्चा उसकी कर लेते हैं। जो पहला भेद आपने पढ़ा था दीर्घ संधि, तो उसकी थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे हम लोग पुनः कर लेते हैं। तो दीर्घ संधि जिसका सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घः, तो महत्वपूर्ण चीज़ है। सूत्र भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दीर्घ संधि जो कि स्वर संधि के अंतर्गत आती है और इसका सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घः। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अक प्रत्याहार के वर्ण अपने समान वर्णों के आने पर दीर्घ हो जाते हैं। अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं तो हमने पढ़ लिया था अ, ई, उ, री और लरी आते हैं। हमने आपको बता दिया था लरी का दीर्घ नहीं होता है, तो इसलिए लरी को तो हम यहाँ से छोड़ देंगे। तो सिर्फ हमारे 4 वर्ण जो बचते हैं ये अपने समान वर्णों के आने पर, माने आ के बाद अगर आ जाए, चाहे ह्रस्व आ जाए चाहे दीर्घ आ जाए, ई के बाद ई आ जाए, ऊ के बाद ऊ आ जाए और ई के बाद यदि री आएगा तो ये अपने ही वर्णों के दीर्घ हो जाते हैं। माने ये दीर्घ आ हो जाएगा, ये दीर्घ ई हो जाएगी, दीर्घ ऊ हो जाएगा और दीर्घ री हो जाएगा। ठीक है। तो अक प्रत्याहार के वर्ण अपने समान वर्णों के आने पर, चाहे वो ह्रस्व या दीर्घ हो यहाँ पे भी, चाहे ह्रस्व या दीर्घ यहाँ पे भी हो। ठीक है। तो ह्रस्व या दीर्घ इसमें हम लगा देते हैं, ह्रस्व दीर्घ। ठीक है, यहाँ पे भी ह्रस्व दीर्घ। तो अक प्रत्याहार के वर्ण माने ये चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, अगर इनके बाद फिर अक प्रत्याहार के वर्ण आ रहे हैं, माने समान वर्ण आ रहे हैं, चाहे ह्रस्व आए चाहे दीर्घ आए, तो ये जो है मिलकर अपने ही वर्णों के दीर्घ हो जाते हैं। जैसे आ मिलेगा तो बड़ा आ माने दीर्घ आ, ई मिली तो दीर्घ ई, ऊ मिला तो दीर्घ ऊ और री मिला तो दीर्घ री हो जाता है। तो इस प्रकार हमने इसके कई उदाहरण भी देखे थे। चलिए एक आध उदाहरण और देख लेते हैं। तो जैसे आपका होता है रामावतार। ठीक है। तो रामावतार क्या होता है? राम धन अवतार। देखिए ये इसका संधि होती है, इसकी ये संधि विच्छेद होता है। अब देखिए यहाँ पे आ है, आ के बाद क्या आया, फिर से आ आया, तो इसके लिए ये दोनों मिलके दीर्घा हो जाते हैं। देखिए यहाँ का आ गायब हो गया और यही वाला दीर्घ हो गया यहाँ पे। ठीक है। तो आ और आ मिलके बड़ा आ माने दीर्घ आ हो जाता है। देखिए यहाँ से राम, इसमें से हमने आ निकाल लिया और ये धन, इसका भी हमने आ निकाल लिया, ये हो गया आपका वतार। ठीक है। और दोनों आ मिलके क्या बनेंगे, दीर्घ आ, माने ये दीर्घ हो जाएगा, धन वतार। अब ये जो है देखिए इसको इसी में हम जोड़ देंगे तो ये रामा हो जाता है, वतार भी इसी में जोड़ देंगे तो हो जाता है रामा वतार। कहने का मतलब कि जो दो आ हैं, एक आ अपने समान वर्ण के आने पर, माने फिर से एक आ के आने पर ये दोनों मिलके दीर्घ हो जाएंगे। यही प्रक्रिया ई में भी होती है, यही प्रक्रिया ऊ में भी होगी और यही प्रक्रिया री के साथ भी होती है। जैसे कि उदाहरण हमने देखा था और एक आध देख लेते हैं, गुरुधन उपदेशः। देखिए गुरुधन उपदेशः, ऊ आया ना, फिर ऊ आया, दोनों मिलके क्या होने चाहिए, बड़ा ऊ होगा। और बड़ा ऊ होगा कहाँ, यहाँ पे जो वर्ण होता है वहीं में दीर्घ हो जाता है। जैसे राम था, माँ दीर्घ हो गया,
वैसे गुरु है तो गुरु जो रा है वो दीर्घ हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। और क्या बन जाएगा? गुरु पदेशः। ठीक है, गुरु पदेशः। तो गुरु धन उपदेशः था, क्या हो जाएगा? गुरुपदेशः, गुरुपदेशः हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दो समान वर्ण अगर मिलते हैं तो वो आपस में मिलके क्या हो जाते हैं? अपने ही दीर्घ हो जाते हैं। तो ये तो हमने पिछले उसमें पढ़ लिया था। आज हम बात करें आगे की, तो इसका जो अगला भेद आपका है वो है गुण संधि। तो पहला भेद हमने दीर्घ संधि पढ़ लिया था, आज इसी का हम लोग दूसरा भेद पढ़ेंगे। और जो दूसरा भेद है इसका आपका वो है गुण संधि। और गुण संधि का जो सूत्र होता है वो होता है आद गुणः। गुण संधि का सूत्र क्या होता है? आद गुणः। ठीक है, अब इसी में हम आप लोग जानेंगे कि गुण संज्ञक कुछ वर्ण होते हैं, और जो गुण संज्ञक वर्ण होते हैं वो हैं ए और ओ। इनको हम गुण संज्ञक वर्ण कहते हैं। इसी तरह से ए और औ को वृद्धि संज्ञक वर्ण कहते हैं। ठीक है, ये भी आपसे पूछ सकता है कि गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं, कौन से इसमें से कौन सा गुण संज्ञक वर्ण है? तो गुण संज्ञक वर्ण दो होते हैं आपके, ए और ओ। गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं? ए और ओ। इसी तरह से आपसे वृद्धि संज्ञक वर्ण भी पूछेगा। तो वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं? तो वृद्धि संज्ञक वर्ण में आपका बड़ा आ भी आ जाता है, मैंने दीर्घ आ जो होता है ये भी वृद्धि संज्ञक वर्ण होता है। इसके अलावा ए और औ। तो वृद्धि संज्ञक वर्ण ये तीन होते हैं, बड़ा आ माने दीर्घ आ, ए और औ, ये वृद्धि संज्ञक वर्ण होते हैं। और गुण संज्ञक वर्ण कौन से होते हैं? ए और ओ। तो यहाँ पे हमारी गुण संधि है, तो यहाँ पे हमारा गुण संज्ञक वर्णों का ही प्रयोग होगा। ठीक है, वृद्धि प्रयोग वृद्धि संधि में होगा, तो वहाँ पे इसको हम देख लेंगे, जानते रहिए जानने के लिए। तो बात आ जाती है गुण संधि की, उसका सूत्र होता है आदगुणः। इसकी हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा होती है जब ह्रस्व या दीर्घ, या छोटे रूप में कह सकते हैं जब अ या आ के बाद, जब अ या आ के बाद। ठीक है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते थे, जब ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद। ये ह्रस्व आ है और ये क्या है? वो दीर्घ आ है। तो जब ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद, ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ ई उ री लरी आते हैं तो दोनों मिलकर क्रमशः, तो दोनों मिलकर क्रमशः क्या हो जाते हैं? ए ओ अर तथा अल हो जाते हैं। ठीक है, जब अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ री तथा लरी आते हैं तो दोनों मिलकर या इनके स्थान पर क्रमशः ए ओ अर तथा अल हो जाता है। जैसे आ या आ के बाद, ठीक है, आ या आ के बाद क्या आया? ई या ई आई, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। इसी प्रकार से आ या आ के बाद ऊ या ऊ के आने पर ये दोनों मिलके ओ हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आ या आ के बाद री या री आने पर दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? अर हो जाएंगे। और इसी प्रकार से आ या आ के बाद लरी के आने पर दोनों मिलकर अल हो जाएंगे। ठीक है,
तो आ के बाद अगर ई आएगी तो ए हो जाएगा, आ के बाद अगर ऊ आती है तो ओ हो जाएगा, आ के बाद री के आने पर अर, और आ के बाद री के आने पर अल हो जाता है। अब चलिए इसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं कैसे हो जाता है। तो उदाहरण हम लोग पहले आ का देख लेते हैं। तो एक शब्द आपका बनता है सदा धन एव। अब देखिए सदा धन एव मिलके क्या बनेगा उसको हम कैसे जानेंगे। तो यहाँ पे क्या है आपका आ, और यहाँ पे क्या है आपका सॉरी सदा धन एव वृद्ध संधि का उदाहरण है। दूसरा ले लेते हैं, गुण का ले लेते हैं पहले। देखिए रमाधन ईश ले लेते हैं, रमाधन ईश, रमाधन ईशः। देखिए क्या बनता है, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका दीर्घ आ है ना, और यहाँ पे क्या है आपका दीर्घ ई है। यहाँ पे देखिए दीर्घ आ दीर्घ ई, कोई भी आ या कोई भी ई मिलेंगे तो क्या बनेगा, ए बनेगा। तो यहाँ से हम जो है इसको ए बन जाएगा, ठीक है। तो ये आ और ई मिलके ए बनेगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये रमेशः बन जाएगा। अब रमेशः बन जाएगा। अब मिला कैसे, देखिए इसको हम अच्छे से तोड़ के देख लेते हैं। यहाँ था रमाधन ईशः, ठीक है। यहाँ से हमने हलंत लगा दिया माँ में, क्या निकल गया हमारा, आ निकल गया बड़ा, और यहाँ से हमने ई निकाल लिया, यहाँ पे हमारा शह बचा केवल, और आ और ई मिलकर क्या बनते हैं, ए बनते हैं, है ना। तो यहाँ पे आ और ई मिलके ए बन गया और ये शह बन गया। अब यहाँ पे स्वर नहीं है तो ए स्वर इसमें हम मिला देंगे, रमे हो गया, और सह भी इसी में जोड़ दिए तो रमेशः बन गया, ठीक है। तो कैसे हमने आ और ई को निकाला, उसको ए बनाया और ए बना के जोड़ दिया, रमेशः बन गया। संधि हो गई, कौन सी, गुण संधि हो गई, ठीक है। तो परिभाषा है जब अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई ऊ री लरी आते हैं तो दोनों मिलकर या दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ अर तथा अल हो जाता है, ठीक है। तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ अर तथा अल हो जाता है। आइए इसके हम कुछ और उदाहरण देख लें। इसका ध्यान रखिएगा, पहले शब्द के अंत में क्या होगा, अ होगा, चाहे वो ह्रस्व हो चाहे वो दीर्घ हो। पहले शब्द के अंत में सिर्फ अ होगा, और दूसरे शब्द के अंत में ई ऊ री लरी में से कुछ भी हो सकता है, ह्रस्व या दीर्घ। आइए इसके और उदाहरण देख लेते हैं। तो ई का उदाहरण हमने देख लिया, चलिए ऊ का उदाहरण देख लेते हैं। महाधन उदयः। अब देखिए यहाँ भी आ और ऊ मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पे लास्ट में आ है, यहाँ पे ऊ है। आ और ऊ मिलने पर क्या बनते थे, ओ बन जाते थे। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे आ, और यहाँ से हमने निकाल लिया ऊ, ठीक है। देखिए ये आ और ऊ मिलके बनता क्या था, ओ बनता था। तो यहाँ हमने लिख लिया मह धन, ये मिलके क्या बनेंगे, ओ गुण होगा, ठीक है। ओ गुण हो जाता है, और यहाँ पे दयाह बचता है। तो यहाँ पे हम ओ इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि हलंत्य नहीं, हलंत्य लगा है, माने स्वर नहीं है, तो इसमें हम कोई ना कोई स्वर आराम से जोड़ सकते हैं। तो इस स्वर को हम इसमें जोड़ देंगे, और बाकी के शब्द को सीधे सीधे इसी के आगे जोड़ देते हैं। तो महाधन उदयः बराबर महोदयः। आ और ई मिल के ए बन गया था, और यहाँ पे आ और ऊ मिल के ओ बन गया है, ठीक है। तो महाधन उदयः बराबर महोदयः। इसी तरह से हितोपदेशः, ठीक है। बहुत सारे सूत्र उदाहरण बनते हैं, जिनको कि हम एक बार सिर्फ उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो फिर देख लिया जाएगा। अभी चलिए ऊ का देख लिया, अब एक उदाहरण री का ले लेते हैं। तो री का एक उदाहरण ले लेते हैं। तो देवधन ऋषि ही, देवधन ऋषि ही, क्या आया, आ के बाद क्या आया, री। और हमने पढ़ा है कि आ के बाद जब री आएगा तो अर बन जाएगा। ये आ तो रहता ही है, सिर्फ इसी री की मात्रा का हलंत्य रा हो जाता है, माने आधा रा हो जाता है। ये री की मात्रा जो है ये आधे रा में परिवर्तित हो जाती है। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं।
तो यहाँ से हमने देव में हलंतवा में लगाया, आ निकल गया, और यहाँ से री निकाल लिए, ये शी ही बचा। ठीक है, अब ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, अर। देव धन अर, धन शी ही। ठीक है, आ इसी में जोड़ दिए, ये पूरा हो गया। आधा रा जो है वो हमारा जो है उड़ंकू रा जो लगता है वही आधा रा होता है, उड़ंकू रा लगा दिए इसमें। ठीक है, आधा रा उड़ंकू रा बन के इसमें जुड़ गया। इसीलिए हमने कहा कि आ तो रहेगा, ये सिर्फ री जो है उसका परिवर्तन आधे रा में होता है और आधा रा जो होता है वो उड़ंकू रा के रूप में लग जाता है। ठीक है, और इसका उदाहरण एक देख लेते हैं, जैसे महाधन ऋषि ही। देखिए आ तो रहेगा, ठीक है, महा, आ निकाल लेते हैं यहाँ से, हा में हलंत लगा के आ निकाल लिए, धन यहाँ से री निकाल लिए, धन सी ही। अब देखिए आ और री मिल के क्या बनेगा, अर। तो ये महा में मह धन ये बनेगा आपका क्या, अर, धन शी ही। तो आ इसी में जोड़ दिए, मह हो गया, और रा को उड़ंकू रा बना के आगे लगा दिए, महर्षि ही हो गया। ठीक है, तो आधे रा को हम उड़ंकू रा के रूप में लिखते हैं। ठीक है, उसे हम आधा रा बोलते हैं, उड़ंकू रा को। ठीक, तो ये तो री का उदाहरण हो गया। लरी का उदाहरण भी देख लेते हैं। लरी का उदाहरण देख लेते हैं। तव धन लरिकारः। इसके उदाहरण बहुत अधिक नहीं आपको देखने को मिलेंगे, कम ही मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आ है, और यहाँ पे क्या है, लरी है। हमने पढ़ा था जब आ और लरी मिलते हैं तो अल बनता है। ठीक है, आ ई मिलेंगे तो ए बनेगा, आ ऊ मिलेंगे तो ओ बनेगा, आ री मिलेंगे तो अर बनेगा, और इसी प्रकार से जब आ और लरी मिलेंगे तो अल बनेगा। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में कौन सा स्वर है, तो यहाँ पे आ है, और यहाँ पे दूसरे शब्द की शुरुआत में कौन सा स्वर है, तो यहाँ पे लरी है, और जब आ और लरी मिलते हैं तो अल बनता है। चलिए यहाँ से हम लोग आ को निकाल लेते हैं, और यहाँ से हम लोग लरी को निकाल लेते हैं। अब दोनों मिलके क्या बनेगा आपका, ये दोनों मिलके बनेगा अल। तव धन अल, धन कारः। अब देखिए इसमें स्वर नहीं है तो आ तो इसी में जुड़ जाएगा, वाह हो गया पूरा पूरा। अब आधा ला कैसे लिखते हैं, आधा ला इसे लिखते हैं, कारः, तवल कारः। इसी तरह से आपका और उदाहरण मिलता है, मम धन लिरिकारः। तो तव धन लिकारः तवलकारः, तो मम धन लिरिकारः क्या हो जाएगा, ममलकारः। ठीक है, तो तव धन लिकारः बराबर तवलकारः, यहाँ पे आ लरी मिलेगा तो अल बनेगा, ये मम हो जाएगा, आधा ला लग जाएगा। तव धन लिकारः बराबर तवलकारः, तो मम धन लिकारः बराबर ममलकारः। तो इस प्रकार से जो चारों थे उनके सारे उदाहरण हम लोगों ने देख लिए। आ और ई मिल रहा है तो ए बन रहा है, आ ऊ मिल रहा है तो ओ बन रहा है, आ धन री मिल रहा है तो अर बन रहा है, और जब आ धन री मिल रहा है तो क्या बन रहा है, अल गुण हो जा रहा है। तो ये आपकी गुण संधि है। जब आ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई ऊ री लरी आते हैं तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ अर तथा अल हो जाते, क्रमशः। माने आ के बाद ई आएगा तो ए, आ के बाद ऊ आएगा तो ओ, आ के बाद री आने पर अर, और आ के बाद लरी आने पर अल बनेगा। ठीक, समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग चलते हैं अगली संधि पर। अगली संधि पर चलते हैं जो कि स्वर संधि का भेद है। तो हम लोगों ने स्वर संधि के दो भेद पढ़ लिए, दीर्घ संधि और गुण संधि। दीर्घ संधि की पहचान क्या थी, दीर्घ संधि की पहचान थी कि कहीं ना कहीं दीर्घ हुआ रहेगा, चाहे दीर्घ आ हुआ रहे, चाहे दीर्घ ई हो, ठीक है, चाहे दीर्घ ऊ हो, और चाहे दीर्घ री हो। अगर इतना किसी शब्द के में मिलेगा, किसी शब्द में या कहीं ना कहीं है, तभी उसमें दीर्घ संधि हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती है। इसी प्रकार से जब गुण की बात करें, गुण संधि की, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ए, ओ,
अर या फिर अल हुआ रहेगा, तभी वहाँ पे गुण संधि होगी, अन्यथा नहीं होगी। ये तो हम पहचान के लिए बता दे रहे हैं कि हम शब्दों को जब देखेंगे तो कैसे जानेंगे कि इसमें दीर्घ संधि है कि नहीं है, गुण संधि है कि नहीं है, तो उसकी पहचान है ये। अगर कहीं ना कहीं शब्द में बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा या बड़ा री हुआ है, तभी वहाँ पे दीर्घ संधि हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती है। इसी प्रकार से जब हम गुण की बात करें तो वहाँ पे शब्दों में कहीं ना कहीं ए की मात्रा, ओ की मात्रा, अर या फिर अल हुआ होगा, तभी वहाँ पे गुण संधि हो सकती है, नहीं तो गुण संधि की संभावना नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने गुण संधि पढ़ लिया। और दीर्घ संधि और गुण संधि कैसे पहचानेंगे कि किस शब्द में कौन सी संधि है, इसके बारे में भी हम लोग जान लिए। तो ये पहचान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लोग पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सी संधि है इसमें, तो फिर उस हिसाब से हम संधि विच्छेद नहीं कर पाएंगे, और हमारा जो है संधि विच्छेद अगर करते हैं तो अशुद्ध हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको शब्दों की पहचान आनी चाहिए कि शब्द में कौन सी संधि है, और उसको पकड़ने का तरीका यही है कि आप कैसे पहचानेंगे कि दीर्घ संधि बन रही है कि नहीं, गुण बन रही है कि नहीं बन रही है। पहचानने के बाद फिर उसको हम तोड़ते हैं। अगर दो सार्थक शब्दों में टूट जाता है तो है संधि, नहीं तो फिर कोई और संधि हम ढूंढते हैं उसमें। ठीक है, तो इसी क्रम में आइए आगे हम लोग चलते हैं अपनी तीसरी संधि की ओर, जो है यण संधि। तो स्वर संधि का तीसरा भेद है यण संधि। यण संधि, इसका सूत्र होता है इको यड़चि। ठीक है, इसका सूत्र होता है इको यड़चि। चलिए पहले इसको हम सूत्र के माध्यम से समझ लेते हैं कि इको यड़चि इसका सूत्र कैसे होता है, उस हिसाब से कैसे इसको हम परिभाषित करेंगे। तो आइए देख लेते हैं इको यड़चि में क्या क्या शामिल है। इसमें शामिल है इक धन यण, और धन अच जो है वो अच है। ठीक है, अब इक यण अच क्या है, तो इक यण और यच अच ये तीनों क्या हैं, ये तीनों प्रत्याहार हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक वीडियो में पढ़ा है प्रत्याहारों के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं कौन से वर्ण आएंगे इन प्रत्याहारों में, तो उस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, उसमें पता चल जाएगा आपको कि कौन से प्रत्याहार में कौन से वर्ण आएंगे। तो इक यण और अच ये तीन हमारे सामने क्या हैं, प्रत्याहार हैं। तो आइए देखते हैं कि इक प्रत्याहार में कौन से वर्ण आएंगे। अगर आपने प्रत्याहारों को ठीक से पढ़ा है तो आप आराम से जान जाएंगे। तो आयुण, आ ई ऊण, आयुण में ही हमको ई मिल जाता है, तो ई ऊ आड़ा छोड़ देंगे, रिलरिक से री ले लेंगे और लरी ले लेंगे रिलरिक वाले सूत्र से, तो इक हो जाता है आपका। ठीक है, फिर इसके बाद जो यण है, यण में क्या क्या आते हैं आपके, या, वा, रा और ला। यण संधि में आपके ये आ जाते हैं, और अच संधि में क्या आ जाते हैं आपके, सभी स्वर। अच संधि का मतलब सभी स्वर। ठीक है, तो अच में आ से लेके अ ई उ री लरी ए ओ ऐ और औ, ये सभी 9 स्वर जो हैं वो आपके अच प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। अब देखिए इक धन यण धन अच, इक प्रत्याहार के वर्णों के बाद, ठीक है, इक प्रत्याहार के वर्णों के बाद किसी भी असमान स्वर के आने पर, ठीक है, समान नहीं होना चाहिए। अगर समान स्वर आ गया इनके बाद तो अकः सवर्णे दीर्घः से दीर्घ संधि हो जाएगी। तो सवर्ण माने समान वर्ण नहीं आना चाहिए। तो ई उ री ल री के बाद माने इक प्रत्याहार के वर्णों के बाद कोई भी असमान स्वर, कोई भी स्वर आए लेकिन समान नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, असमान होना चाहिए, सवर्ण नहीं होना चाहिए, असमान वर्ण होना चाहिए। तो ई उ री ल री के बाद ह्रस्व या दीर्घ, ई उ री ल री के बाद किसी भी असमान स्वर के आने पर इक प्रत्याहार के वर्ण
यण प्रत्याहार के वर्णों में बदल जाते हैं। परिवर्तन किनका होगा? इक प्रत्याहार के वर्णों का होगा। इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये वर्ण जैसा रहेगा वैसे का वैसा लिखा जाएगा, ये बदलेगा नहीं, ये परिवर्तित नहीं होगा। परिवर्तन किसका होगा? तो परिवर्तन सिर्फ इक प्रत्याहार के वर्णों का होगा। किसमें होगा? क्रमशः यण प्रत्याहार के वर्णों में होगा। ठीक है, तो जैसे ई के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो ई बदलेगा या में, ऊ के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो ऊ बदलेगा वा में, री के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो री बदलेगा रा में, और लरी के बाद किसी भी असमान स्वर के आने पर लरी बदलेगा ला में, बदल जाएगा। ठीक है, तो इक प्रत्याहार के वर्णों के बाद किसी भी असमान स्वर के आने पर इक प्रत्याहार के वर्ण क्रमशः का मतलब जैसे पहले क्रम पे ये है तो ये पहले वाले में बदलेगा, ये दूसरे नंबर पे है तो ये दूसरे नंबर वाले में बदलेगा, ये तीसरे नंबर पे है तो तीसरे नंबर वाले में बदलेगा, और ये चौथे नंबर पे है तो ये चौथे नंबर वाले में बदलेगा। ठीक है, कैसे बदलेगा? देखिए, अगर ई या ई के बाद कोई असमान स्वर आया, असमान स्वर बराबर क्या हो जाएगा? ई का परिवर्तन, सिर्फ इसका परिवर्तन हो जाएगा या में। ठीक है, ई ये जो स्वर आएगा ये परिवर्तित नहीं होगा, सिर्फ ई का परिवर्तन होगा। इसी प्रकार से ऊ या ऊ के बाद कोई असमान स्वर आता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये बदलेगा सिर्फ किसमें? व में। इसी प्रकार से री बदलेगा रा में और लरी बदलेगा ला में। ठीक है, बाकी में कोई परिवर्तन किसी में नहीं होगा। ठीक है, तो बदलेंगे कौन? बदलेगा सिर्फ इक प्रत्याहार का वर्ण। वो किस में बदलेगा? वो क्रमशः यण प्रत्याहार में बदलेगा। कब बदलेगा? जब इक प्रत्याहार के वर्णों के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाएगा तब बदलेगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो हमने सूत्र की सहायता से इसको देख लिया, अब एक बार इसको हम परिभाषा इसकी देख लेते हैं। तो जब, ठीक है, तो ह्रस्व या दीर्घ ई ऊ री लरी के बाद किसी भी असमान स्वर के आने पर ठीक है, ह्रस्व या दीर्घ ई ऊ री लरी के बाद किसी भी असमान स्वर के आने पर, ह्रस्व या दीर्घ ई ऊ री लरी के स्थान पर क्रमशः या वा रा ला हो जाता है। ठीक है, तो जब ह्रस्व या दीर्घ ई ऊ री लरी के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो ह्रस्व या दीर्घ ई ऊ री लरी का परिवर्तन या वा रा तथा ला में हो जाता है, और जो हमारा असमान स्वर है इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन सिर्फ ये इसमें होता है, ये किसमें बदल जाते हैं? ये इसमें बदल जाते हैं। ठीक, आइए उदाहरण से समझा जाए अब इसको। तो एक बार फिर से परिभाषा जान लीजिए। ह्रस्व या दीर्घ ई ऊ री लरी के बाद किसी भी असमान स्वर के आने पर ह्रस्व या दीर्घ ई ऊ री लरी के स्थान पर क्रमशः या व रा ला हो जाता है। उदाहरण के लिए आइए देखते हैं। जैसे देख लेते हैं, इति धन आदि, इति धन आदि। अभी हमने पढ़ा कि ई के बाद, ई ऊ री लरी के बाद, चाहे ह्रस्व हो या
दीर्घ हो, ई उरी लिरी के बाद अगर कोई असमान स्वर आया, यहाँ क्या था ई थी और यहाँ क्या आ गया आ गया, माने समान नहीं आया ना, असमान स्वर आ गया। समान आता तो क्या होता, समान आता तो दीर्घ संधि हो जाती, अकह सवर्णे दीर्घ के आधार पर दीर्घ संधि हो जाती, लेकिन समान नहीं आया, और जब समान नहीं आया असमान आ गया तो असमान के आने पर कौन सी संधि हो जाती है, यण संधि हो जाती है। तो ई के बाद आ गया माने असमान स्वर आ गया। तो हमने पढ़ा है कि ई उरी लिरी के बाद किसी भी असमान स्वर के आने पर ई उरी लिरी क्रमशः यावा रहला में बदल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ई है, ई का परिवर्तन किस में होगा, या में होगा, केवल ई बदलेगा या में। तो यहाँ से हम निकाल लिए क्या, ई, ये आपका आदि है, इससे हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं, केवल हमारा परिवर्तन ई में होगा। वो आगे का जो असमान स्वर है उसको हम परिवर्तित नहीं करेंगे, वो परिवर्तित नहीं होगा। आइए ई को हम क्या बनाते हैं, ई को हम बना देंगे या धन आदि। अब ई ता भी हलंत्य हो गया, और उसके बाद व्यंजन आ रहा है तो स्वर होता तो जुड़ जाता, ता पूरा हो जाता, लेकिन व्यंजन आ रहा है तो ता आधा ही रह जाएगा। ये आपका या है, ये भी हलंत्य है, तो हलंत्य है तो अगला स्वर है तो इसमें हम जोड़ लेंगे, क्या बन जाएगा आपका इत्यादि। ठीक है, हमने सिर्फ एक परिवर्तन किया, यहाँ से ई निकाल लिए तो ये स्वरहीन हो गया, और स्वरहीन हो गया तो इसमें हलंत हो गया, हल हो गया ना, व्यंजन हो गया। जब स्वर नहीं है तो व्यंजन है, तो व्यंजन हो गया, और जब व्यंजन हो गया तो उसको हम आधा मानते हैं। ठीक है, अर्धमात्रिक होता है तो आधा कर दिए और या इसमें जोड़ दिए, और अगला स्वर था तो स्वर को या में जोड़ के पूरा कर दिए। तो इति धन आदि बराबर इत्यादि बन गया। इसी प्रकार से और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। मधुधन अरिहि, ठीक है, देखिए क्या आया, ऊ आया लास्ट में। पहले शब्द का हमेशा हम अंत देखते हैं, और दूसरे शब्द का हमेशा हम दूसरे शब्द की शुरुआत देखते हैं। तो यहाँ पे पहले शब्द का अंत क्या था, ऊ, दूसरे शब्द की शुरुआत क्या है उससे हमको मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बस इतना देखना है कि असमान होना चाहिए, जो स्वर आए वो असमान आए, ऊ है तो ऊ ना आ जाए। अगर ऐसी स्थिति होगी तो अकह सवर्ण दीर्घ के आधार पे दीर्घ संधि हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ऊ आया, चलिए हम ऊ निकाल लेते हैं इसमें से, इसमें हलन तो हो जाएगा ऊ निकालने के बाद। यहाँ से ऊ बन गया आपका, ये अरि ही है। हमने कहा कि दूसरे पद में कोई भी छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो अब देखिए धा, तो ऊ का परिवर्तन किस में हम लोग कर रहे हैं, क्रमशः दूसरे नंबर पे है तो ये दूसरे नंबर वाले में माने वा में बदलेगा, तो इसको हम वा कर दिए। धन अरि ही, इसमें तो कोई बदलाव करेंगे नहीं, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ये आपका धा आधा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आगे व्यंजन पड़ रहा है, स्वर होता तो पूरा हो जाता, तो व्यंजन हो रहा है तो ये आधा हो गया। और वाह है आपका, इसमें हलंत है, और ये जो है आपका अरि ही। अब देखिए ये हलंत वाह है, इसके बाद स्वर पड़ रहा है तो ये उसको अपने आप में समाहित कर लेगा, वाह हो जाएगा, रि ही बचेगा आपका, क्या हो गया, मध्वरि ही। तो मधुधन अरि ही बराबर मध्वरि ही, इति धन आदि बराबर इत्यादि। तो हमने एक ई का उदाहरण देख लिया और एक ऊ का उदाहरण देख लिया। अब हम चलते हैं री के उदाहरण पे और लरी के उदाहरण पे। तो आइए री का उदाहरण और लिरी का उदाहरण देख लेते हैं। तो सबसे पहले उसमें री का उदाहरण देख लेते हैं। मातृधन आज्ञा, मातृधन आज्ञा, यहाँ पे किस चीज़ की मात्रा है, री है। कौन सा स्वर यहाँ पे है, तो री है, और यहाँ पे क्या आया, आ आया, माने असमान स्वर आया। और जब ई ऊरी लरी के बाद असमान स्वर आता है तो वहाँ पे यण संधि होती है, और ई ऊरी लरी क्रमशः यावा राला में बदल जाते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, री की मात्रा को बाहर निकाल देंगे, और जब री की मात्रा को हम बाहर निकाल देंगे तो ता हलंत हो जाएगा, और आगे के शब्द में कोई परिवर्तन हम करते नहीं हैं, तो आगे का आज्ञा सेम बना रहेगा। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, तो री का परिवर्तन किस में करते हैं, तो री का परिवर्तन रा में करते हैं।
ठीक है, देखिए यहाँ पे री किस में बदलता है, तीसरे नंबर पे है, ये तीसरे वाले में यानी कि रा में बदल जाता है। तो री रा में बदल जाता है। उसके बाद आज्ञा है, ये आज्ञा हम लोग लिख लेते हैं। अब री रा में बदलेगा तो इसको इसी में जोड़ देंगे। आधा ता है, आधा ता और रा मिलके क्या बनता है, हमने पढ़ा था संयुक्त व्यंजन। हमने क्या पढ़ा था, संयुक्त व्यंजन। उसमें ता और रा मिलके क्या बनता था, त्रा बनता था। ठीक है, ता और रा मिलके क्या बनता था, त्रा बनता था। तो यहाँ भी ता और रा मिलके क्या बन जाएगा, त्रा बन जाएगा। त्रा भी हलंत्य रहेगा। उसके बाद आज्ञा आएगी और आज्ञा का आ इसमें जोड़ेंगे जब, तो यह मात्रा हो जाएगा और ज्ञा भी जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मात्राज्ञा। इसी तरह से आपका मात्रादेशः बनेगा। पितृधन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा बनेगा। मातृधन आदेशः बराबर मात्रादेशः बनेगा। पितृधन आदेशः बराबर पित्रादेशः बनेगा। ठीक है, तो इसके यही 3-4 ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं। मातृधन आज्ञा बराबर मात्राज्ञा, मातृधन आदेशः बराबर मात्रादेशः, पितृधन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा, पितृधन आदेशः बराबर पित्रादेशः। और इसी प्रकार से लिरी का भी उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। तो लिरी का उदाहरण देख लेते हैं। तो ये आपका आता है लिरी धन आकृति ही। इसका सर्वाधिक जो देखने के लिए उदाहरण मिलता है यही मिलता है। तो यहाँ से लिरी किस में बदल जाएगा, तो लिरी का परिवर्तन सीधे सीधे ला में हो जाता है और आकृति ही, आगे का शब्द परिवर्तित होगा नहीं। अब ये देखिए ला स्वर विहीन है, स्वर को इसी में मिला लेंगे तो ये बड़ा ला हो गया, दीर्घ ला हो गया, और कृति ही को इसी में जोड़ दिए, क्या बन गया आपका, लाकृति ही। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया यण संधि। इक प्रत्याहार के वर्ण किसी भी असमान स्वर के आने पर क्रमशः यण प्रत्याहार के वर्ण में बदल जाते हैं। या ह्रस्व या दीर्घ ई ऊ री लरी के बाद किसी भी असमान स्वर के आने पर ह्रस्व या दीर्घ ई ऊ री लरी का परिवर्तन क्रमशः या वा रा तथा ला में हो जाता है। ठीक है, इसमें पहले शब्द के अंत में क्या आना चाहिए, पहले शब्द के अंत में ई ऊ री लरी आनी चाहिए, ह्रस्व या दीर्घ। गुण संधि में क्या होता था, गुण संधि में ई ऊ री लरी कब आती थी, दूसरे शब्द की शुरुआत में आती थी। यही अंतर है गुण और यण संधि में। उसमें भी ई ऊ री लरी है और इसमें भी ई ऊ री लरी है, लेकिन क्रम अलग अलग है। गुण संधि में ई ऊ री लरी जो आती है वो दूसरे शब्द की शुरुआत में आती है, जबकि यण संधि में कहाँ आती है, यण संधि में पहले शब्द के अंत में ई ऊ री लरी आती है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया यण संधि। तो अभी तक हम लोगों ने स्वर संधि के 3 भेद पढ़ लिए, दीर्घ संधि, गुण संधि और यण संधि। अब आइए हम लोग इसकी भी पहचान के बारे में जान लें। जैसे हम लोगों ने पहचान जाना दीर्घ संधि का कि कहीं ना कहीं दीर्घ वर्ण हुआ रहेगा तभी दीर्घ संधि हो सकती है। गुण संधि का भी हमने जान लिया, कहीं ना कहीं ए की मात्रा, ओ की मात्रा, अर या अल हुआ रहेगा तभी वहाँ पे गुण संधि हो सकती है। उसी प्रकार से आइए हम लोग यण संधि की पहचान जान लें कि कैसे पहचानेंगे कि यण संधि है। तो इसकी पहचान क्या है, कहीं ना कहीं आधा या, ठीक है, माने या के पहले कोई ना कोई वर्ण आधा। जैसे अभी हमने पहला ही लिखा इत्यादि, तो इसकी एक पहचान है कि या, वा, रा या फिर ला के पहले का कोई अक्षर आधा हुआ रहेगा। ठीक है, या वा राला जहाँ पे आएंगे उनके पहले का जो वर्ण होगा वो आधा हुआ रहेगा। और जब यावा राला के पहले कोई आधा वर्ण मिले तो समझ जाइए कि यहाँ पे यण संधि हो सकती है। जैसे इत्यादि में देखिए या के पहले आधा मिला था, और हमने परिभाषा एक उदाहरण देखा था मध्वरी ही, वा के पहले आधा वर्ण मिला था। ठीक है, प्रत्याहार हमने देखा था, प्रत्याहार भी देखा था, या के पहले आधा वर्ण हमको मिला था। ठीक है, वध्वागमनम देखेंगे, वध्वागमनम वा के पहले आधा मिलेगा। इसी तरह से हमने मात्राज्ञा देखा, रा के पहले हमको आधा मिला।
लाकृति ही देखा, ठीक है, लाकृति ही तो मान लो इसमें है ही नहीं, लरीधन सीधे ला हो गया है, ठीक है, ला स्वयं में आधा है। तो इस प्रकार हम इसकी पहचान देखेंगे कि या वा रा या ला के पहले का जो वर्ण है वो आधा हुआ रहेगा, तो हम पहचान जाएंगे कि यहाँ पे दीर्घ माने यण संधि हो सकती है। होगी कि नहीं होगी ये कैसे पता चलेगा? तो होगी कि नहीं होगी इसका पता हमको तभी चलेगा जब हम उस संधि शब्द को दो सार्थक खंडों में तोड़ लेंगे, तभी हमको पता चल पाएगा। वो निर्भर करेगा हमारे शब्द ज्ञान के ऊपर। जिन दो शब्दों में हम उसको तोड़ रहे हैं वो दो शब्द सार्थक हैं या सार्थक नहीं हैं, वो जब हम पहचान पाएंगे तभी हम उसको अच्छे से दो भागों में तोड़ पाएंगे, उसका हम संधि विच्छेद कर पाएंगे। अगर सार्थक शब्दों की जानकारी हमको नहीं है या शब्दों का ज्ञान हमको नहीं है तो संधि विच्छेद करना थोड़ा मुश्किल कार्य हो जाता है, लेकिन जो है आ जाएगा, करते करते सब अभ्यास हो जाएगा। करत करत अभ्यास ते जड़मति होई सुजान और असरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है, बस उसको हम थोड़ा सा अगर प्रयास करें तब।